राम राम साथियों, आज हम लोग देखेंगे हिंदू ज्योतिष का सरल अध्ययन पुस्तक का रिव्यू। इस पुस्तक के लेखक हैं के.एन. राव जी और के. विजयलक्ष्मी राव। इस पुस्तक का पब्लिकेशन किया है वाणी पब्लिकेशन दिल्ली ने। ये पुस्तक मैंने अमेजन से मंगाई है और यह मुझे 166 रुपये में मिली है। इसमें से पुस्तक का मूल्य मुझे पड़ा है 146 रुपये और मुझे डिलीवरी चार्ज लगा है 20 रुपये। अब हम लोग देखते हैं, इस पुस्तक के अंदर चलते हैं। तो ये है इसका प्रथम पृष्ठ और इसके अगर हम लोग मुद्रित मूल्य पर जाएं तो इसका मुद्रित मूल्य हमें दिखता है 240 रुपये। ठीक, 240 रुपये दिख रहा होगा आप लोग को। अब हम लोग देखते हैं कि इस पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं। तो हम लोग देखें तो इसके अंत में देख रहे हैं कि 168 लिखा हुआ है, यानी कि इस पुस्तक में कुल पृष्ठों की संख्या है 168। और अगर हम लोग देखें तो इस पुस्तक की पेज क्वालिटी भी अच्छी है और इसमें पर्याप्त मात्रा में बड़े अक्षर लिखे गए हैं ताकि पाठक को पढ़ने में कोई भी कठिनाई ना हो। फिर हम लोग देखेंगे विषय सूची, इसमें क्या विषय है क्या नहीं। तो सबसे पहले तो इसमें क्या है, निवेदन है, उसके पश्चात आभार। एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अतः आपको धैर्य के साथ मुझे सुनना है। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम लोग विषय सूची में चलते हैं आगे। क्या क्या है विषय सूची में अगर देखें तो निवेदन, आभार, लेखक परिचय, प्रशंसा पत्र, पुस्तक विस्तार की योजना, इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य, फिर है प्रथम पाठ आदर्श अभ्यास, द्वितीय पाठ आपका लग्न, फिर है आपकी चंद्र राशि दृष्टियाँ, तत्पश्चात तृतीय पाठ फलित सिद्धांतों के कुछ मूल तत्वों का अध्ययन, फिर है दैनिक जीवन में ग्रहों का कारकत्व, उसके बाद है भावों से संबद्ध आध्यात्मिक तथ्य, फिर है किस भाव से क्या प्रदर्शित होता है, तो उसके बाद है राशियों के संबंध में उपयोगी जानकारी, फिर है डी धन योग, उसके उदाहरण दिए गए हैं, फिर है ए अरिष्ट या अनिष्ट कारक प्रभाव। इसके पश्चात हम लोग और आगे बढ़ें अगर इसी विषय सूची में तो हम लोग को दिखता है आर राजयोग, ई भावों के स्वामियों का स्थान परिवर्तन, एस विशेष लक्षण, फिर संगठित जांच सूची, उसके बाद चंद्र एवं आपकी मनोवृत्ति, फिर है चंद्र ही क्यों, उसके बाद व्यापक बोध, फिर है इसके बाद आपका मनोविज्ञान एवं आपका चंद्रमा, फिर भाग 5 है उत्तर कालामृत पर आधारित ग्रहों एवं राशियों का कारकत्व, फिर है अनुक्रमणिका, उसके पश्चात है वाणी पब्लिकेशन की अन्य पुस्तकें। तो ये थी हमारी विषय सूची। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें लेखक परिचय दिया गया है। लेखक परिचय यानी कि श्री के.एन. राव जी के बारे में इसमें बताया गया है। ये यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे तो यहाँ पर श्री के.एन. राव जी के बारे में बताया गया है। और आगे चलें तो प्रशंसा पत्र है। तो इसमें क्या है, इसमें श्री के.एन. राव जी द्वारा की गई भविष्यवाणियों के सत्य होने पर इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के लिए, मतलब क्या हुआ है कि के.एन. राव जी द्वारा जो भविष्यवाणियाँ की गई हैं और उन भविष्यवाणियों के सत्य होने पर और जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनकी प्रशंसा के लिए कुछ लोगों ने इन्हें पत्र लिखे हैं, उन्हें इस प्रशंसा पत्र में समाहित किया गया है। इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो है पुस्तक विस्तार की योजना। फिर हम लोग आगे बढ़ें तो है इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य। तो यहाँ पे इस जो ये हम लोग का है इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य क्या है, तो इसमें इन्होंने ये बताया है कि कंप्यूटर से प्राप्त होने वाली कुंडली को ज्योतिष द्वारा बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए। ज्योतिषी को पूर्णतः कंप्यूटर पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि हमें कंप्यूटर का प्रयोग तो करना है लेकिन बहुत ही सावधानी के साथ। इसमें यहाँ पे मैंने कुछ पढ़ा है तो इस पर आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इस पर लिखा है अपनी व्यक्तिगत शैली का विकास। इसमें इन्होंने लिखा है कि ज्योतिष के कार्य में आपको अपनी शैली विकसित करनी है। इसको कैसे विकसित करें, सर्वप्रथम जन्म कुंडली को देखते हुए आपको इस योग्य होना चाहिए कि आप यह ज्ञात कर सकें कि जन्म कुंडली सही बनी हुई है या नहीं। यदि नहीं तो सर्वप्रथम एफेमेरिज पंचांगों का एक जोड़ा लेकर स्वयं जन्म कुंडली की जांच कीजिए।
इस कार्य को करने के बाद ही आप यह समझ पाएंगे कि क्यों कंप्यूटर जैसा महान सुविधाजनक कार्यक्रम भी आपके मस्तिष्क में असंगत व नकारात्मक सूचनाएं भर देता है, जिसमें केवल अस्पष्टता या धुंधलापन ही प्राप्त होता है। तो यानी कि हमको कंप्यूटर का प्रयोग तो करना है, लेकिन बहुत ही सावधानी के साथ। अब हम लोग आगे आते हैं। इसमें है प्रथम भाग 1 प्रथम पाठ। इसमें क्या बताया गया है, बेसिक जानकारी दी गई है इसमें, यानी कि जैसे हम लोग ग्रहों के नाम कैसे याद कर सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि हम लोग दिनों के नामों की सहायता से ग्रहों के नाम याद कर सकते हैं। जैसे रविवार से सूर्य, सोमवार से चंद्र, मंगलवार से मंगल ग्रह, बुधवार से बुध ग्रह, बृहस्पतिवार से बृहस्पति ग्रह, शुक्रवार से शुक्र ग्रह, शनिवार से शनि ग्रह। इस प्रकार से ये 7 ग्रह हो गए। लेकिन हमारी जानकारी है इस बात की कि हमारे पास कुल 9 ग्रह होते हैं। तो 7 ग्रह हो गए और 2 ग्रह बचते हैं, वो हैं राहु और केतु, और इन्हें छाया ग्रह भी कहते हैं। फिर इसी में हम लोग आगे आएंगे तो यहाँ पर इस जगह पर बताया गया है कि हमारे सनातन धर्म में संख्या 108 का इतना महत्व क्यों है, उसका थोड़ा सा यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया है। तो इसमें उन्होंने बताया कि हम लोग के ज्योतिष विज्ञान में 27 नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। और अगर हम लोग इस प्रकार से 27 और 4 का गुणा कर दें तो हमें 108 संख्या 108 प्राप्त होती है। फिर इसके बाद आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे आप लोग देखें द्वादश या 12 भाव, तो यहाँ पे लिखा है जब भगवान राम रावण से युद्ध करने के लिए लंका में जा रहे थे तो महर्षि अगस्त्य द्वारा उनको सूर्य भगवान की पूजा करने का अनुरोध किया गया। यह प्रसिद्ध आदित्य हृदय स्रोत के नाम से जाना जाता है। इस स्रोत के एक भाग में 12 श्लोक हैं जो कि सूर्य के 12 भावों में परिभ्रमण की आराधना है। अब चलिए मैं आपको आदित्य हृदय स्रोत मूल रूप में दिखाता हूं। यह है हमारी वाल्मीकि रामायण और इसके 2 खंड हैं। तो ये दूसरा खंड है। हम लोग चलते हैं युद्ध कांड में। युद्ध कांड, ये युद्ध कांड ही चल रहा है। और अगर मैं आपको दिखा सकूं यहाँ पे, ये देखिए, ये है पंचाधिक शततमः सर्ग। अगस्त्य मुनि का श्री राम को विजय के लिए आदित्य हृदय के पाठ की सम्मति देना। तो यहाँ पर इस जगह पर आदित्य हृदय स्रोत के बारे में बताया गया है, यानी कि आदित्य हृदय स्रोत ही लिखा गया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे सब लिखा है, ये सब, और इसका हिंदी अनुवाद भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से रामायण वाल्मीकि के युद्ध कांड के पंचाधिक शततमः सर्ग में आदित्य हृदय स्रोत लिखा गया है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ें तो फिर इसके बाद अब क्या बताया गया है कि कुंडली के बारे में बताया गया है। कुंडली क्या है, ठीक, यहाँ पे क्या बताया गया है कि कुंडली क्या है। और फिर अगर हम लोग नीचे आए तो बताया गया उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय कुंडली क्या होती है, इसमें क्या अंतर होते हैं। तो ये सचलता बता रहा है। सचलता क्या होता है, उत्तर भारतीय में चर होती है और दक्षिण भारतीय में स्थिर होता है। गणना घड़ी के प्रतिकूल दिशा में करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज उत्तर भारतीय में, और दक्षिण भारतीय में घड़ी की दिशा में करते हैं गणना। फिर इसके पश्चात भावों के अंक, उत्तर भारतीय में अंक अंकित होते हैं, दक्षिण भारतीय में अंक अंकित करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर इसके बाद ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये उत्तर भारतीय कुंडली है और ये दक्षिण भारतीय कुंडली है, और ये उड़िया मैथिली या बंगाली तरीके से कुंडली बनाई गई है। ये जो लाइन खींची नीचे, तो इनमें कैसे संबंध है, कैसे एक कुंडली को, एक प्रकार की कुंडली को दूसरी प्रकार की कुंडली में परिवर्तन करते हैं, इसको मैं आगे किसी वीडियो में आपको सिखा दूंगा। फिर इसके पश्चात है आदर्श अभ्यास। आदर्श अभ्यास में क्या बताया गया है, इसमें देखिए ये है आदर्श अभ्यास, ये पूरा ये आदर्श अभ्यास चल रहा है।
इसमें उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय कुंडली, मैथिली, उड़िया, बंगाली तथा आंध्र कुंडली को भली भांति समझाया गया है तथा एक प्रकार की कुंडली को दूसरे प्रकार की कुंडली में परिवर्तित करना भी सिखाया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि कितनी डिग्री में कौन सा नक्षत्र होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 0 से 13 डिग्री 20 मिनट तक अश्विनी नक्षत्र होता है और फिर 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक भरणी नक्षत्र होता है। फिर 26 डिग्री 40 मिनट से 40 डिग्री तक कृत्तिका नक्षत्र होता है और सामने उनके नक्षत्र स्वामी दिए गए हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र का स्वामी हो गए केतु, यहाँ पे आप लोग देख पाएं, अश्विनी नक्षत्र के स्वामी हो गए केतु, भरणी के स्वामी हो गए शुक्र, कृत्तिका के स्वामी हो गए सूर्य। तो इस तरह से हम लोग डिग्री, किसी ग्रह के डिग्री के माध्यम से उस ग्रह का नक्षत्र पता कर सकते हैं और उस नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी कौन है ये पता कर सकते हैं। फिर इसके बाद विंशोत्तरी दशा में उस नक्षत्र उस ग्रह की दशा कितने वर्षों तक चलेगी ये लिखा हुआ है। जैसे केतु की दशा चलती है 7 वर्ष तक, शुक्र की दशा चलती है 20 वर्ष तक। इस तरह से ये पूरा इसमें लिखा गया है। ठीक, अब हम लोग आगे चलें। तो आगे चलने पर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अभ्यास दिया गया है किसका, नक्षत्र निकालने का, कि किस ग्रह का कौन सा नक्षत्र होगा, इसका हमें अभ्यास दिया गया है। यहाँ पे बहुत ही शानदार पुस्तक है ये, बढ़िया पुस्तक है, बेसिक अच्छी बुक लिखी है उन्होंने। इसके बाद हम लोग द्वितीय पाठ में आते हैं। तो इस पाठ में सर्वप्रथम यह बताया गया है कि किस ग्रह को कौन सी राशि मिली है और इसे याद रखने का तरीका बताया गया है। यहाँ पर देखिए ये तरीका समझाया गया है। ये मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे किसी राशि का स्वामी याद करते हैं। तो मैं उस वीडियो को इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग उससे देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ें तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस जगह पर, इस सारणी में ग्रहों की उच्च की राशियाँ और नीच की राशियाँ डिग्री के साथ दी गई हैं। फिर नीचे आएँ तो मूल त्रिकोण राशियाँ दी गई हैं डिग्रियों के साथ, कि किस डिग्री, कितनी डिग्री तक किस राशि में किस ग्रह का मूल त्रिकोण राशि होगी ये बताया गया है। फिर और आगे चलें और आगे चलने पर हम लोग पाते हैं ये सब, ये क्या लिखा है, स्वग्रह, यानी कि स्वराशि दी हुई है। फिर और आगे चलें तो यहाँ पर ग्रहों की मैत्री के बारे में बताया गया है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के लिए शत्रु होता है और किस ग्रह के लिए मित्र होता है। यहाँ पर उन्हें कैसे निकालते हैं, एक नियम के माध्यम बताया गया है कि जैसे हम लोग को रटना पड़ता है ना कि इस ग्रह का ये मित्र है, ये शत्रु है। तो यहाँ पर जो आपको सारणी दी गई, कुछ नियम दिए गए हैं, इन नियमों के माध्यम से आपको 95% जो मित्रता शत्रुता है वो निकाल सकते हैं। 5% आपको याद करनी पड़ेगी बस। फिर और आगे बढ़ें तो कुछ अवस्थाएं दी गई हैं यहाँ पर। अवस्थाएं कि उच्च या दीप्त अवस्था में क्या परिणाम होते हैं। यदि अगर ग्रह उच्च का है तो क्या परिणाम मिलेंगे, साहस, पराक्रम तथा उच्च स्थितिदायक होगा। अगर मूल त्रिकोण राशि में कोई ग्रह है तो अनेक प्रकार के कृपादायक, धन, पद, ज्ञान आदि प्राप्त होंगे। फिर इसमें कुछ टिप्पणी दी गई है। फिर स्वग्रह होने पर सामान्य तथा अनुकूल, अशुभ की अपेक्षा शुभ परिणाम अधिक प्रदान होते हैं। फिर परम मित्र के घर में बैठा होगा तो सामान्य, अच्छा किंतु उत्कृष्ट नहीं मिलेंगे अगर अपने मित्र के यहाँ होगा, परम मित्र के यहाँ होगा। लेकिन अगर केवल मित्र क्षेत्रीय होगा तो सामान्य, शांतिपूर्वक, प्रसन्न व मिलन सहायता आदि शुभ फल प्रदान करेगा। फिर इसके बाद अगर सम क्षेत्रीय होगा, भाई 3 श्रेणियाँ होती हैं ग्रहों में, मित्र, शत्रु और सम। तो अगर सम क्षेत्रीय होगा तो शत्रुता, रुग्णता, यह परिणाम सदैव सही पाए जाते हैं, किंतु सफलता पाने के लिए कठिन प्रयास करने की आवश्यकता होती है।
इसके पश्चात शत्रु क्षेत्री यानी कि अधिक अशुभ फल पाए जाते हैं इसमें। और फिर जब नीचेगत कोई ग्रह हो जाता है तो सामान्यतः अशुभ, किंतु यह हमेशा सत्य नहीं पाया गया है, यानी कि हमेशा ये सत्य नहीं है। इसके बाद हम लोग अगले अध्याय पर आते हैं। तो हमारा अगला अध्याय है आपका लग्न। इसमें लग्न पर चर्चा की गई है, इस पूरे अध्याय में लग्न पर चर्चा की गई है। इसके बाद हम लोग अगले अध्याय में आए तो यह है आपकी चंद्र राशि। इसमें चंद्र राशि पर चर्चा की गई है, यानी इसमें ये बताना है कि आपकी चंद्र राशि भाव आपकी जन्म राशि होती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का चंद्रमा, मान लीजिए किसी व्यक्ति का मेष लग्न है, ठीक, और मेष लग्न होने के पश्चात अगर चंद्रमा मान लीजिए तुला राशि में है, तुला राशि में, तो उसकी चंद्र राशि क्या हो जाएगी? तुला, ठीक, चंद्र राशि भी तुला होगी और उसी को जन्म राशि भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास कितनी राशियां हो गई? पहली बात तो एक लग्न राशि होगी, फिर एक चंद्र राशि होगी और इसी प्रकार से एक सूर्य राशि भी होती है। सूर्य जिस राशि में बैठा होगा वही उसकी सूर्य राशि हो जाएगी उस जातक की। जैसे मान लीजिए मेष लग्न में मेष लग्न का कोई व्यक्ति है तो उसकी लग्न राशि क्या हो गई? मेष। यदि उसके में चंद्रमा तुला राशि में बैठा हुआ है तो चंद्र राशि क्या हो जाएगी? तुला। अगर सूर्य सिंह राशि में बैठे हुए हैं तो सूर्य राशि क्या हो जाएगी? सिंह। फिर इसके बाद अगला अध्याय है दृष्टियां। तो इस अध्याय में दृष्टियों के बारे में बताया गया है कि किस ग्रह की कौन कौन सी दृष्टि होती है। जितने भी ग्रह होते हैं, सूर्य राहु केतु को छोड़कर, जो श्री किरण राव जी ऐसा मानते हैं कि राहु केतु की दृष्टियां नहीं होती हैं, ठीक है ना। यानी कि इन्होंने जितनी भविष्यवाणी की हैं उनको इस आधार पर किया है कि राहु केतु की दृष्टियां नहीं होती हैं, और इस नियम को साथ रखते हुए इन्होंने अधिकांश भविष्यवाणियां सत्य ही की हैं। यानी कि हम लोग भी यही मानेंगे कि राहु केतु की दृष्टियां नहीं होती, बाकी जो बचे हुए 7 ग्रह हैं उनकी दृष्टियां होती हैं। तो जो बचे हुए 7 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन 7 ग्रहों की दृष्टियां, एक तो 7वीं दृष्टि होती है। फिर हमारे पास 3 ग्रह होते हैं, कौन कौन से? मंगल, गुरु और शनि, इनके पास विशेष दृष्टियां होती हैं। मंगल के पास 4थी और 8वीं विशेष दृष्टि होती है, गुरु के पास 5वीं और 9वीं विशेष दृष्टि होती है, और शनि के पास 3री और 10वीं विशेष दृष्टि होती है। इस प्रकार से सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि हो गई। और अगर हम मंगल को स्पेसिफाई करें तो मंगल के पास दृष्टियां कौन कौन सी हो जाएंगी? 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। अगर हम लोग गुरु या बृहस्पति ग्रह की दृष्टियों के बारे में बात करें तो बृहस्पति की जो दृष्टियां होंगी वो होंगी 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। इसी प्रकार से अगर हम लोग शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह में 3री दृष्टि होगी, 7वीं दृष्टि होगी और 10वीं दृष्टि होगी। तो इस अध्याय में दृष्टियों के बारे में बताया गया है। ये देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टियों के बारे में बताया गया है। यानी कि अगर मंगल मेष राशि में है तो उसकी 7म दृष्टि कहाँ होगी? तुला राशि में। 4th दृष्टि कहाँ होगी? कर्क राशि में। 8म दृष्टि कहाँ होगी? वृश्चिक राशि में। एक बात ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग दृष्टियां गिनेंगे कि 8वीं दृष्टि, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, तो जहाँ से गिनते हैं उसको भी लेते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण दूं तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि मंगल, यहाँ पे देखिए मंगल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर हमको यहाँ से मंगल की 4थी दृष्टि गिननी है जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 4थी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। फिर अगर हम लोग 7वीं दृष्टि गिननी है तो यहाँ से मंगल से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये यहाँ पे 7वीं दृष्टि पड़ेगी। फिर अगर हम लोगों को मंगल की 8वीं दृष्टि देखनी है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस जगह पर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी। इसी प्रकार से अगर हम लोगों को गुरु की दृष्टि देखनी है, गुरु की दृष्टि देखनी है 5वीं दृष्टि, गुरु की 5वीं दृष्टि देखेंगे तो गुरु यहाँ बैठे हुए हैं तो ये स्थान लेंगे, ठीक।
तो ये 1 2 3 4 5, यानी गुरु यहाँ पर देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं 5वीं दृष्टि से। फिर अगर हम लोग देखें गुरु 7वीं दृष्टि से कहाँ देखेंगे, तो गुरु 7वीं दृष्टि गिने इसको 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि से इस तीसरे भाव जहाँ पर 8 लिखा हुआ है इसको देख रहे हैं। फिर 9वीं दृष्टि से कहाँ देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है। ये नंबरों का क्या खेल है और भावों का क्या खेल है, ये मैं आपको आगे किसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग दृष्टियाँ गिनते हैं। ध्यान देंगे, जिस ग्रह की हमें दृष्टि गिननी होती है वह ग्रह जिस भाव में बैठा हुआ होता है उसी भाव से गिनना प्रारंभ करते हैं, उस भाव को छोड़ते नहीं हैं। ठीक, तो ये थी हमारी दृष्टियाँ। तो इस पूरे अध्याय में हम लोगों को ग्रहों की दृष्टियों के बारे में बताया गया है। अब हम लोग कहाँ आते हैं आगे, अब हम लोग को स्मृत तालिका का अध्ययन करना है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं PAC, P मतलब पोजीशन, A मतलब एस्पेक्ट और C मतलब कंजक्शन, PAC। इसको आप लोग इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एक PAC बल होता है। ठीक, तो उस PAC से आप लोग इसे याद रख सकते हैं। P का मतलब है पोजीशन, A का मतलब है एस्पेक्ट और C का मतलब है कंजंक्शन। पोजीशन क्या होता है, स्थान या भाव, क्या स्थिति है किसी ग्रह की। A एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मतलब दृष्टि, और C कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब युति। फिर अब हम लोग इसके बाद क्या है, विभिन्न कई सारी हमें कुंडलियाँ दी गई हैं और इन कुंडलियों पर हमें PAC यानी कि पोजीशन, एस्पेक्ट और कंजंक्शन को समझाया गया है। तो उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे कई सारे उदाहरण दिए गए हैं। ये देखिए, या इन सभी कुंडलियों में हमें PAC के बारे में बताया गया है, समझाया गया कि कैसे हमें PAC यूज करनी है। अब आगे भाग 3, इसमें तृतीय पाठ है फलित सिद्धांतों के कुछ मूल तत्वों का अध्ययन। इसमें क्या है, यहाँ पे एक सूची टाइप कुछ दी गई है, तालिका दी गई है और यहाँ पर एक कुंडली बनाई गई है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि केंद्र, त्रिकोण, पड़फर, अपोक्लिम, उपचय भावों को इसमें बताया गया है। फिर आगे क्या है, आगे ग्रहों की आध्यात्मिक योग्यताओं के बारे में बताया गया है। इसमें क्या है कि किस ग्रह की क्या आध्यात्मिक विशेषता है, इसको बताया गया। जैसे यहाँ पे सूर्य के बारे में बताया गया है, चंद्र के बारे में, मंगल के बारे में, यानी कि इन ग्रहों की आध्यात्मिकता के क्षेत्र में क्या विशेषता है, क्या योगदान कर सकते हैं, इसको बताया गया है। यहाँ पे ये हो गया, केतु तक खत्म। इसके पश्चात 10 अवतार या 10 अवतार, इसे मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि श्रीमद् भागवत के महान नारायण कवच में एक ही ईश्वर पर बल दिया गया है, अर्थात संपूर्ण प्रकृति का नियंता एक ही ईश्वर है। वह एक ही ईश्वर अपनी लीलाओं के लिए अनेक रूप और आकार धारण करता है। वह स्वयं को विभिन्न आयुधों से सुसज्जित करता है। बृहद पाराशर शास्त्र विश्व का महानतम ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें ईश्वर के 9 अवतारों का उल्लेख किया गया है, जिनके बारे में हम जानते हैं, और 10वें अवतार कल की का भी इसमें उल्लेख है। ये इस प्रकार, यानी कि जो हमारे ग्रह हैं, सूर्य ग्रह सूर्य वो भगवान राम से संबंधित हैं, चंद्र ग्रह भगवान कृष्ण से संबंधित हैं, मंगल संबंधित हैं नरसिंह से, बुध संबंधित हैं भगवान बुद्ध से, गुरु संबंधित हैं भगवान वामन से, शुक्र हैं भगवान भार्गव से, शनि संबंधित हैं भगवान कूर्म से, राहु संबंधित हैं भगवान शुक्र से, केतु संबंधित है भगवान मीन या मत्स्यावतार से, और ग्रह यहाँ पे अज्ञात है। और ऐसा लिखा गया है भागवत पुराण में कि अभी कल की अवतार होना बाकी है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बृहद पाराशर होरा शास्त्र में कहाँ पर लिखा हुआ है। तो यह है हमारा बृहद पाराशर होरा शास्त्रम। इसके हम लोग जब दूसरे अध्याय में आएंगे, ये दूसरा अध्याय आ गया, इसके 5वें, 6वें और 7वें श्लोक को अगर हम लोग देखें, क्या लिखा है, रामोवतारा सूर्यस्य चंद्रस्य यदुनायकः
नृसिंहो भूमिपुत्रस्य बुधा सोमसुदस्य च वामनो विबुधेज्यस्य भार्गवो भार्गवस्य च कूर्मो भास्करपुत्रस्य सैंगिकेयस्य शूकरः केतोर्मीनावतारश्च ये चान्ये तेऽपि खेटजाः परमात्मांशोऽधिको येषु ते सर्वे खेचरा विधाः। यानी कि यहाँ पे बता रहा है वृहद पराशर जी बोल रहे हैं, पराशर जी कह रहे हैं कि सूर्य से राम अवतार, चंद्रमा से कृष्ण अवतार, मंगल से नरसिंह अवतार, बुध से बुद्ध अवतार, गुरु से वामनावतार, शुक्र से परशुराम अवतार, शनि से कूर्मावतार, राहु से वराहावतार, केतु से मत्स्यावतार हुए हैं। अन्य अवतार भी ग्रहों से ही हुए तथा उनमें परमात्मांश की अधिकता है। परमात्मांश के आधिक्य के कारण ही इनका नाम खेचर, आकाशचारी, मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त अन्य नक्षत्र, तारे, उपग्रह आदि पड़ा है। तो यहाँ पे बताया गया है इस जगह पर कि कौन सा ग्रह भगवान विष्णु के किस अवतार से संबंधित है, ऐसा बृहद पराशर होरा शास्त्र में के द्वितीय अध्याय में यहाँ पर बताया गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये अगला अध्याय है हमारा दैनिक जीवन में ग्रहों का कारकत्व। इसमें देखिए सूर्य, चंद्र, मंगल, ये सभी 9 ग्रह लिखे हुए हैं इस अध्याय में। इसमें ये बताया गया है कि ग्रहों के कारकत्वों का उल्लेख किया गया इस अध्याय में कि कौन सा ग्रह किस कार्य के लिए उत्तरदायी है, ये इस अध्याय में बताया गया है। अब हम लोग अगले अध्याय में चलें। तो अगला अध्याय है हमारा भावों से संबद्ध आध्यात्मिक तथ्य। इसमें क्या बताया गया है कि प्रथम भाव के विषय में बताया गया है। पहले यहाँ पर प्रथम भाव के विषय में बताया गया है, तत्पश्चात धर्म, फिर क्या बताया गया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन त्रिकोण के बारे में बताया गया है। जैसे धर्म त्रिकोण में कौन कौन से भाव आते हैं, लग्न आता है, 5वां भाव आता है और 9वां भाव आता है। अर्थ त्रिकोण में कौन कौन से भाव आते हैं, 2, 6वां और 10वां। काम त्रिकोण में 3, 7वां और 11वां। और मोक्ष त्रिकोण में 4, 8वां और 12वां भाव आते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। तो अभी तक जैसे हम लोगों ने देखा था कि कौन सा ग्रह आध्यात्मिकता की कौन सी विशेषता रखता है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस अध्याय में कि विभिन्न भावों और आध्यात्मिकता के बीच में क्या संबंध है, ये इसमें देखेंगे। तो ये 12 भाव हैं, तो 12 भावों के लिए आध्यात्मिकता और उन भावों में संबंध को बताया गया है। फिर अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे लिखा हुआ है किस भाव से क्या प्रदर्शित होता है। ठीक, तो हमको पता है कि कुंडली में 12 भाव होते हैं। तो जैसे यहाँ प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव। तो जैसे हम लोग यहाँ से प्रथम भाव से देखें तो क्या जातक का शरीर के बारे में पता चलता है, उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। दूसरे भाव से क्या पता चलता है, उसके वाणी, भोजन, धन प्राप्ति के बारे में पता चलता है। तीसरे भाव से छोटे भाई बहन के बारे में पता चलता है। चौथे भाव से माता के बारे में पता चलता है। तो इस तरह से सभी भावों के बारे में कुछ ना कुछ बताया गया है। 7वें भाव से विवाह के बारे में पता चलता है। तो इस अध्याय में सभी 12 भावों के बारे में बताया गया है कि इस 12 भावों से हमारे जीवन के किस क्षेत्र का पता चलेगा। इसके बाद हम लोग अगले अध्याय में आते हैं। तो अगला अध्याय है राशियों के संबंध में उपयोगी जानकारी। तो इसमें हमको एक चार्ट जैसा दिया गया है यहाँ पर। इसमें ये बताया गया है कि राशियों के स्वभाव, दिशाएं, पुरुष और स्त्री राशियाँ कौन कौन सी हैं, ये बताया गया है। स्वभाव क्या हो गया, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, ये इनकी स्वभाव हो गए। ठीक है, कौन सी राशि की कौन सी दिशा होगी ये बताया गया है। कौन सी राशि पुरुष है, कौन सी राशि स्त्री है, ये बताया गया है। ठीक, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर एक विस्तृत स्मृत तालिका दी गई है। अभी हम लोगों ने पीछे की स्मृत तालिका देखी थी, वो थी पीएसी स्मृत तालिका। अब यहाँ पर एक और स्मृत तालिका दी गई है जिसका नाम है डेयर्स, DARES। डी से है धन योग, ए से है
अरिष्ट योग, आर से है राजयोग, ई से है एक्सचेंज अर्थात परिवर्तन और एस से है स्पेशल। ठीक, तो यहाँ से हम लोग डी है, तो डी हो गया धन योग। तो इसमें धन योग के बारे में क्या बताया गया, इसमें बताया गया है जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि लग्नेश और द्वितीयेश, लग्नेश पंचमेश, लग्नेश नवमेश, यानी कि किस किस भाव के स्वामी का संबंध बन जाएगा तो धन योग होगा। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है, यानी कि धन योग के कुछ नियम बताए गए हैं। तो इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इस धन योग के नियमों को उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। इधर ये देखिए, ये सब कुंडलियाँ जो लिखी हुई हैं, इधर बनी हुई हैं, इन कुंडलियों के माध्यम से धन योग को समझाया गया है। फिर और आगे चलें तो यहाँ पे है ए अरिष्ट या अनिष्ट कारक प्रभाव। तो इसमें अनिष्ट कारक या अरिष्ट प्रभावों के लिए कौन सा ग्रह उत्तरदायी है या फिर कौन सा भाव उत्तरदायी है उसके बारे में बताया गया है। और इसके आगे साथ ही साथ हमको कुंडलियों के माध्यम से इन अरिष्ट को समझाया गया, जो हमने पीछे नियम पढ़ेंगे उन नियमों को यहाँ पर समझाया गया है। फिर अगला अध्याय है हमारे पास आर राजयोग। तो यहाँ पर राजयोग कब बनेगा, इसके लिए कुछ नियम यहाँ पर दिए गए हैं। और फिर ग्रहों का दिग्बल बताया गया यहाँ पर, और फिर राजयोग के लिए जो नियम बताए गए उन नियमों को आगे कुंडलियों के माध्यम से समझाया गया है। एक बात ध्यान दीजिएगा, राजयोग जब व्यक्ति का होता है तो वहाँ पर दशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का राजयोग 20 से 50 साल के बीच में आ गया तो उसके लिए वो राजयोग बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वही राजयोग उसे जो है 70-80 साल के बाद मिल रहा है तो उसे उस राजयोग का क्या फ़ायदा। ठीक, तो राजयोग में दशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कभी भी हम लोग जो है दशा की अनदेखी नहीं करेंगे जब भी ज्योतिष पे काम करेंगे या फिर कोई भविष्यवाणी देंगे। तो यहाँ पर ये सब राजयोग के बारे में बताया जा रहा है और उनकी जो नियम बताए गए हैं उनको उदाहरण के माध्यम से समझाया जा रहा है। फिर ई, अगला अध्याय है ई, भावों के स्वामियों का स्थान परिवर्तन। इसमें देखिए बताया गया है कि दो भावों या राशियों के स्वामियों का परस्पर स्थान परिवर्तन से प्राप्त संबंध क्या होता है। ठीक, यानी कि ई मतलब क्या है, परिवर्तन। तो भावों के स्वामियों का स्थान परिवर्तन, कि जैसे पहले भाव का स्वामी तीसरे भाव में चला जाए और तीसरे भाव का स्वामी पहले भाव में चला जाए, तो ये क्या हो जाएगा, स्थान परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये ई होता है, ई को बताया गया। आप लोग जब इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर अगला अध्याय है विशेष लक्षण एस। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी और मोरारजी देसाई जी की कुंडली का उदाहरण देकर कुंडलियों के विशेष लक्षण को समझाया गया है। इन्होंने इसमें ये बताने का प्रयास किया है कि हर कुंडली का एक विशेष, हर कुंडली में कुछ ना कुछ विशेष लक्षण होते हैं, उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे देखेंगे, ये बताया है इसमें श्री राव जी ने। फिर आगे है संगठित जांच सूची। इसमें जो स्मृति तालिका थी पीएससी और विस्तृत स्मृति तालिका डेयर्स को बहुत ही सूक्ष्म रूप में बताया गया है। फिर आगे चंद्र एवं आपकी मनोवृत्ति। जैसे हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा को मन का कारक भी कहते हैं, तो इसमें हमें ये बताया गया है कि किस प्रकार चंद्रमा हमारे मन को प्रभावित करता है, ये इस चैप्टर में बताया गया है। हम लोग आगे अध्याय में आते हैं कि चंद्र ही क्यों। ठीक, तो इस अध्याय में चंद्रमा के महत्व के बारे में बताया गया है और साथ ही ये भी बताया गया है कि कौन सा चार्ट, जैसे हम लोग D1, D10, D9 ये सब देखते हैं ना, तो ये कौन सा चार्ट हमारे जीवन में किस लिए उपयोगी है, ये भी इस चैप्टर में बताया गया। जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ें, मैं पढ़ूँ आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है जन्म कुंडली द्वारा जातक के भौतिक सामान्य और उसके व्यक्तित्व का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। फिर होरा कुंडली का आधा भाग है, होरा जन्म कुंडली का आधा भाग है, इससे आर्थिक स्थिति के लिए देखना चाहिए, इसे आर्थिक स्थिति के लिए देखना चाहिए। फिर दृष्टिकोण जन्म कुंडली का 1/3 भाग है, अर्थात तीसरा हिस्सा है, इसको मुख्यतया भाई और बहनों के संदर्भ में देखा जाता है। फिर नवांश जन्म कुंडली का 9वां भाग या हिस्सा है, जिसे ग्रहों की सूक्ष्म तथा छिपी हुई कहानियों को देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। फिर
द्वादशांश जो कि जन्म कुंडली का 12वां भाग है, जिसका उपयोग माता पिता के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। त्रिशांश अथवा 13वां भाग वास्तव में 5वां भाग मुख्यतया दुर्भाग्य से संबंधित बातों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि चंद्र की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका को देखे बिना जन्म कुंडली पर ज्योतिष का परीक्षण करना ज्योतिष नहीं वरन जन्म कुंडली का 100 परीक्षण करने के समान है। यानी कि अगर आपने मान लीजिए किसी जन्म कुंडली का पूरा अध्ययन कर लिया और चंद्रमा को छोड़ गए, तो ये राव जी कह रहे हैं कि ये आपने उसका अध्ययन नहीं किया है जन्म कुंडली का, जन्म कुंडली के 100 का अध्ययन कर लिया है। क्योंकि जब चंद्रमा मन होता है और जब तक किसी व्यक्ति के मन के बारे में नहीं जानेंगे तो आप उसके बारे में कुछ नहीं जान सकते, मतलब उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जान सकते। ठीक है, तो वही ये कह रहे हैं कि अगर हमको किसी भी कुंडली का सही से अध्ययन करना है तो चंद्रमा को नहीं छोड़ना है। चंद्रमा का अध्ययन मतलब चंद्रमा का अध्ययन करना मस्ट है, नेसेसरी। फिर इसके आगे हम लोग और चलें तो फिर इसके बाद है व्यापक बोध। व्यापक बोध में क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि भाई हमारे पास 12 राशियाँ होती हैं, ठीक, तो 12 राशियों में चंद्रमा किसी भी राशि में हो सकता है। तो चंद्रमा किस राशि में कैसे प्रभाव देगा उन्हें बताया गया है। जैसे चंद्रमा मेष राशि में क्या प्रभाव देगा, यहाँ पर ये सब लिखा है। चंद्रमा वृषभ राशि में क्या प्रभाव देगा, ये लिखा है। मिथुन में क्या प्रभाव देगा, लिखा है। कर्क में क्या प्रभाव देगा, ये सब लिखा है। तो इस प्रकार से ये बताया गया है कि चंद्रमा विभिन्न राशियों में किस प्रकार के प्रभाव देगा, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए किसी का चंद्रमा मकर राशि में है और हम ये देख रहे हैं, तो आप लोग ये ना कहिएगा कि ये उस व्यक्ति के अंदर ये सब चीज़ें होंगी, ये जरूरी नहीं है। हमें यहाँ पे कुछ नियम या सावधानियाँ भी दी गई हैं। ये देखिए सावधानियाँ यहाँ पे दी गई हैं कि किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन क्वालिटीज़ में किसी व्यक्ति के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होंगी, ये बता सकते हैं। तो हमें पहले ये सावधानी इधर यहाँ पे लिखी हुई है, ये सावधानियाँ। तो इन सावधानियों को ध्यान में रखते ही हम लोग इन सब का प्रयोग करेंगे, तभी बता पाएंगे कि किस व्यक्ति में कौन सी क्वालिटीज़ हैं। फिर इसके बाद अगला अध्याय है आपका मनोविज्ञान एवं आपका चंद्रमा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इस अध्याय में क्या बताया गया है। उदाहरण के माध्यम से, उदाहरण लिखा, इस अध्याय में उदाहरण के माध्यम से चंद्रमा की स्थिति और उस पर अन्य ग्रहों के प्रभावों का विश्लेषण करके व्यक्ति की मनोवृत्ति को जानना बताया गया है। ये कुंडली दी गई है, तो यहाँ पर चंद्रमा का विश्लेषण किया गया है शुभ अशुभ संकेतों की सहायता से, और फिर उसकी माध्यम से हमें बताया गया है कि उस व्यक्ति की मनोवृत्ति कैसी होगी। ये तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। इसके पश्चात भाग 5 आता है उत्तर कालामृत पर आधारित ग्रहों एवं राशियों का कारकत्व। तो यहाँ पर हमको यह बताया गया है कि सूर्य, चंद्र, मंगल, ये आदि ग्रह जितने भी हैं किस चीज़ के कारक हैं वो बताया गया है, और कौन सा ग्रह किस चीज़ के लिए उत्तरदायी है ये बताया गया है। फिर जब सारे ग्रह समाप्त हो जाते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, तो फिर भाव के बारे में बताया गया है कि कौन सा भाव का, जैसे प्रथम भाव, द्वितीय भाव, कि कौन सा भाव का क्या कारक तत्व होता है और कौन सा भाव किस विशेषता या किस कार्य के लिए उत्तरदायी है, ये बताया गया है इस इधर जो सारणी दी हुई है। तो इसको आप लोग पढ़िएगा, बहुत ही शानदार पुस्तक मुझे लगी, मैंने पढ़ा है। तो इसके पश्चात अनुक्रमणिका दिखाई गई है और इसके बाद यहाँ पर सारणी दी गई है कि वाणी पब्लिकेशन कौन कौन सी पुस्तकों का प्रकाशन करती है। तो और ये इसका अंतिम पृष्ठ। तो आशा है कि मेरा यह प्रयास इस पुस्तक के रिव्यू के संबंध में आप लोगों के लिए लाभकारी होगा, और ये बहुत ही शानदार बुक है, आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। मुझे ये पुस्तक बहुत अच्छी लगी है। तो मेरी शुभकामनाएं कि आप लोग ज्योतिष के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति करें। धन्यवाद। राम राम।